नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज आपके आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, उसका यह पार्ट 25 है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। साथ ही अगर आपने हमारे पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 24 तक के वीडियो नहीं देखे हो तो उन्हें भी जरूर देखना है, क्योंकि आपकी आगामी जितनी भी एग्जाम है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, जेल प्रहरी हो, कांस्टेबल हो, इन सभी एग्जाम के लिए जो है यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कर्मा जो नृत्य है किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, या जो कर्मा है किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है गोंड जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वह कर्मा नृत्य है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है, जो स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी कि यह जो है स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यह जो नृत्य है विजयादशमी से प्रारंभ होकर नए वर्ष के आगमन तक चलता है, जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर है। यह जो है विश्व का प्रथम लोक नृत्य है, जिसे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मिलित किया गया है। सजनी व दीवानी नृत्य भी महिला प्रधान है, और यह जो दोनों नृत्य है गोंड जनजाति के द्वारा ही किए जाते हैं। गोंड जनजाति द्वारा अंतिम संस्कार में जो है खौल पाता नामक मृत्यु गान गाया जाता है। तो यह जो नाम है यह भी इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि यह एक मृत्यु गान है, यानी कि मृत्यु के समय जो है यह गीत गाया जाता है, और इसका नाम है खौल पाता। और किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है, तो गोंड जनजाति के द्वारा गाया जाता है। इसके अलावा भी प्रमुख नृत्य है जो कि गोंड जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें कि कर्मा आपको बता दिया गया है। सेला, भड़ोनी, बिरहा, कहरवा, सजनी, सुआ, एबाल तोई तथा दीवानी, यह जो प्रमुख नृत्य है यह भी जो है गोंड जनजाति के द्वारा ही किए जाते हैं। वहीं जो गोंड जनजाति है यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वह भील है। तो यह थी इनसे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही मध्य प्रदेश का करंट आउटलुक जो कि अगस्त मंथ का है। कुछ और बुक्स जो कि करंट आउटलुक से ही संबंधित है, जिसमें कि पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स है और मंथली करंट अफेयर्स भी है। कुछ और बुक्स है जिसमें कि रामबाण नोट्स है, एमपीजीके के, और एनसीईआरटी की कंप्लीट समरी हमारे पास उपलब्ध है। तो कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है सम्मिलित नहीं है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। पंचमढ़ी हिल स्टेशन, सांची बौद्ध स्तूप, खजुराहो मंदिर, भीमबेटका की गुफा है। तो ये नीचे के तीनों ऑप्शन यानी कि सांची, खजुराहो और भीमबेटका, ये जो तीनों है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी कि इनको किस वर्ष में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो जो खजुराहो के मंदिर है उनको 1986 में शामिल किया गया था। सांची का जो बौद्ध बौद्ध स्तूप है उसको 1989 में शामिल किया गया था। वहीं जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इन्हें 2003 में शामिल किया गया था। और हाल ही में कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि यूनेस्को द्वारा जो है मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहरों, जिनमें कि ग्वालियर, ओरछा है, उनको विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में जो है शामिल कर लिया गया है। तो यह जो ओरछा और ग्वालियर है यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, क्योंकि यह जो है करंट से संबंधित है, और यह जो तीनों है पिछले, यानी कि यह जो है यह भी इम्पोर्टेंट बनते हैं क्योंकि यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो यह थी इनसे जुड़ी जानकारी। साथ ही सांची का जो बौद्ध स्तूप है उससे जुड़ी जानकारी आपको और बता देते हैं कि जो 200 रुपये के जो नए नोट है उन पर जो है सांची के बौद्ध स्तूप को ही दर्शाया गया है। तो इससे संबंधित भी जो क्वेश्चन है वह एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मोहद गांव में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में एक गांव है मोहद गांव, जहां पर कि संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि यह जो गांव यानी कि मोहद गांव है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने, बुरहानपुर, मंडला, नरसिंहपुर या कटनी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है नरसिंहपुर में जो है मोहद गांव स्थित है, जहां पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के मोहद गांव में जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो जिला कौन सा है? नरसिंहपुर। और तहसील पूछी जाए तो करेली, और गांव तो मोहद गांव। वहीं जो है इस राजभाषा का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उससे जुड़ी भी जानकारी बता देते हैं कि ताकि जो आपका पॉलिटी वाला पोर्शन है वह भी यहाँ पर कवर हो जाए। भारतीय संविधान के भाग 17 का जो शीर्षक है वह राजभाषा के नाम से है। तो जो संविधान का भाग 17 है उसमें राजभाषा का जो है उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ, राज्यों, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट के लिए भाषा संबंधित प्रावधान तथा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो जो राजभाषा का उल्लेख है वह कौन से अनुच्छेद में किन अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 343 से लगाकर 351 तक। और कौन सा भाग है? तो भाग 17 है। वहीं बात करें कि जो संविधान की अनुसूचियां है उसमें जो 8वीं अनुसूची, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां, और वो जो उसमें जो 8वें नंबर की अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो 22 भाषाएं हैं इनको जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ ही जो है इन 22 भाषाओं में अगर बात करें कि एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है, तो वह है नेपाली। नेपाली जो है 22 भाषाओं में शामिल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 22 भाषाएं हैं इनमें जो इंग्लिश है वह शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो संविधान के 8वीं अनुसूची है उसमें इंग्लिश को शामिल किया गया है अथवा नहीं किया गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें आपको जवाब यही देना है कि जो इंग्लिश है, जो कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, उनमें जो है इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1995 में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार जो आयोग है उसका गठन किया गया था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 41(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 1995 को किया गया था। तो जो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग है गठन कब हुआ? 13 सितंबर 1995 को। और जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था उसकी धारा 41(1) के तहत हुआ था। वहीं इस आयोग यानी कि जो मानव अधिकार राज्य मानव अधिकार आयोग होते हैं इनके अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है नरेंद्र कुमार जैन। वहीं यहाँ पर जो है राज्य मानव अधिकार आयोग से जुड़ी जानकारी हमने आपको बता दी है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़ी भी जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को ही की गई थी। तो यहाँ पर जो है आप कंफ्यूजन मत होइएगा। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अगर स्थापना वर्ष पूछा जाए तो वो 1995 है। वहीं अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना वर्ष पूछा जाए तो वो 1993 है। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है HL दत्तू। और इसके मुख्यालय की बात करें तो यह जो है नई दिल्ली में ही स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है शिप्रा नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से होता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। शिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकड़ी बर्री के समीप बर्णेश्वर कुंड से निकलती है जो राज्य के रतलाम, उज्जैन, मंदसौर जिलों में प्रवाहित होती है। तो इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक पहाड़ी है काकड़ी बर्री, वहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। इस नदी को जो है मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यहाँ पर जो है मालवा की गंगा की बात आई, अगर आपसे पूछा जाए कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है तो शिप्रा नदी को कहा जाता है। वहीं अगर पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है तो बेतवा नदी को कहा जाता है। वहीं अगर और क्वेश्चन आए कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है तो वह कावेरी नदी को कहा जाता है। और अगर एक और क्वेश्चन आए कि दक्षिण की वृहद गंगा किसे कहा जाता है तो वह गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो यह कुछ नदियाँ हैं जिनको कि गंगा के नाम से जाना जाता है अलग अलग रूपों में। तो यह था इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देख लेते हैं अगला फैक्ट है। मध्य प्रदेश में यह जो नदी है उत्तर पूर्वी दिशा की ओर उज्जैन से प्रवाहित होती हुई कोटा के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर में होता है। और कहाँ पर मिलती है?
तो चंबल नदी में मिलती है, और उस क्षेत्र का नाम क्या है, तो जो कोटा वाला इलाका है वहाँ पर जो है चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है, जो इंदौर तथा उज्जैन में 1320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। शिप्रा नदी के अन्य नाम या जिसे इसे अन्य नामों से जाना जाता है उनमें है पूर्ण सलीला, पापहरणी, मोक्षदायिनी, अवंती, अमृत, शंभवा, जौहरणी, कनक, श्रृंगा, प्रलोक और सोमवती, यह जो है शिप्रा नदी के अन्य नाम है। वहीं शिप्रा नदी के तट पर स्थित जो उज्जैन है वहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया। मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन गठन जो है कब किया गया था, तो इसका जो सही जवाब वह है वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण जो है उसका गठन किया गया था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 और 14 सितंबर 2006 को अनुसरण में प्रदत्त नियम 1533 ई के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का जो गठन है 10 अक्टूबर 2017 को किया गया था। तो इसका जो गठन है किस वर्ष में किया गया था, 2017 में, और अगर आपसे तारीख पूछी जाए तो 10 अक्टूबर। साथ ही यहाँ पर पर्यावरण की बात आई है तो पर्यावरण से जुड़े कुछ और फैक्ट आपको बता देते हैं। हर साल जो है 5 जून को विश्व स्तर पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की थीम पर मनाया गया है। यानी कि जो 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस था उसकी जो थीम थी वह क्या थी, तो बायोडाइवर्सिटी, या हिंदी में बोला जाए तो जैव विविधता। वहीं जो है साल 1974 में पहली बार जो है ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है मनाने की शुरुआत कब से हुई, 1974 से। प्रतिवर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जो 2020 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी, तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जो थी वह उसकी थीम थी। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मयूर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है। तो यह जो क्वेश्चन है इसमें जो है हमसे प्रस्तावित पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है झाबुआ जिले में मयूर अभ्यारण्य जो है वह प्रस्तावित है। साथ ही कुछ और अभ्यारण्य है जो कि प्रस्तावित है, उनसे जुड़ी जानकारी भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। कट्टीवाड़ा जो अभ्यारण्य है यह अलीराजपुर जिले में प्रस्तावित है। मानदाता अभ्यारण्य जो है यह खंडवा जिले में प्रस्तावित है। सूरमेनिया अभ्यारण्य जो है यह भी खंडवा जिले में प्रस्तावित है। और बसामन मामा गो अभ्यारण्य जो है यह सिरमौर रीवा में प्रस्तावित है। तो यह तो कुछ प्रस्तावित अभ्यारण्य थे जिनके बारे में आपको जानकारी बता दी गई है। वहीं यहाँ पर अभ्यारण्य की बात आई है तो बात करें कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वह कौन सा है, तो वह अभ्यारण्य है नोरादोई अभ्यारण्य। और यह किस जिले में स्थित है, तो सागर जिले में स्थित है। वहीं बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वह अभ्यारण्य है राला मंडल अभ्यारण्य, जो कि कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। तो यह थी इनसे जुड़ी कुछ जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि डेली आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो यह जो 2 क्वेश्चन आपसे कल पूछे गए थे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना था। पहला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 4 ऑप्शन थे आपके सामने, 1930, 1937, 1948 या 1954। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है वर्ष 1930 में मध्य प्रदेश का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको इंदौर में स्थापित किया गया था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सूचना देने व उनका मार्गदर्शन करने वाला साप्ताहिक रोजगार व निर्माण का प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वर्ष 1985 से। रोजगार एवं निर्माण जो पत्र है उसका साप्ताहिक प्रकाशन 1985 से प्रारंभ हुआ था। देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है इनका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ पर बेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है वह पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है आपको हमें कमेंट करके बताना है। यह आज का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना निम्नलिखित किस देश के सहयोग से की गई थी। तो जो विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र है उसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो इसका जो सही जवाब है आपको हमें कमेंट करके बताना है। जैसा कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड या फ्रांस। तो इसका जो भी सही जवाब है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।